दोस्तों जियोग्राफी में मैंने टोटल 7 सेट तैयार किए हैं और ये 7 सेट हमें लगता है कि सारे विद्यार्थियों को देखना चाहिए, जिनमें से मैं सेट नंबर 1 लेकर आया हूं। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों को लग रहा है कि सर हाँ हमें समझ में आ रही है, तो मेरे दोस्तों आप लोग सेट 2 के लिए रिक्वायरमेंट जरूर करेंगे। साथ ही साथ मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का जो मैंने 7 6 जो सेट तैयार किए हैं वो सारे सेट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट का, तो वहां पे जाकर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आइए गुरुजी हम लोग एक एक क्वेश्चन को बात करते हैं, और उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था, या मेरे दोस्तों याद रखिएगा आप लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए थे, उन लोगों का आज एक सबसे बड़ी खबर गुड न्यूज है कि आप लोगों का पहले 5 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, और आज से मेरे दोस्तों आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगे। आखिर ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जिन्होंने ज्वाइन किया है। जो ज्वाइन नहीं किया वो ध्यान से सुनेंगे। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लोगों के फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पूरे झारखंड में तैयार किए गए, जहां पे पूरे झारखंड के सभी बच्चे यहां पे आकर एग्जाम दे रहे हैं, यानी मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले। मात्र 99 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 30 में 30 की गारंटी देते हैं अगर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो फिलहाल मेरे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? थोड़ा सा जब भी ये सब क्वेश्चन पढ़े ये टॉपिक को देखना बहुत जरूरी है। कभी सामाजिक भूगोल पूछा जाएगा, कभी आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा, कभी राजनीतिक भूगोल पूछे जाएंगे, तो सारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग अलग होगी। तो निम्नलिखित में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, वो हमारा हो जाएगा सैन्य भूगोल। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों? सैन्य भूगोल सर इसका राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया किसके बारे में, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र अगर मैं बोलूंगा सर वो हमारा निर्वाचन भूगोल होगी। और अगर आप लोग सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मैंने सेट 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, बाकी और 4 सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितना बंदा आप लोग तैयार है सब्जेक्टिव के लिए भी। आर्थिक भूगोल, अब यहाँ पे क्या कहा गया मेरे शेर सरनियों, ये आपका कहा गया आर्थिक भूगोल के बारे में बात किया। तो आर्थिक भूगोल का संबंध हमारा किससे नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा देखिए कृषि से। आर्थिक का मतलब होता है धन अर्जित कर रहे हैं, यानी पैसा कमाना। संसाधन भूगोल भी है, उद्योग भूगोल भी है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा ऐतिहासिक भूगोल नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? डी इज द राइट आंसर। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी में देशों में विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? यानी पूरे विश्व में जितना भी सारा देश है उनमें से अगर मैं 10 देश को उठाऊं, कितने देश को मेरे भाई? 10 देश को उठाऊं तो पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या, तो उन 10 देशों में जनसंख्या कितना परसेंट देखने को मिलता है? 60%। याद रखिए कितना परसेंट? 60% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों 10 देशों ने घेर के रखा है। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? कितना साधारण क्वेश्चन है भाई, ये आपका प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? देश का निवासी। याद रखिए क्या होता है मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे मेरे दादा या मेरे दादी, याद रखिए तो इटा राइट आंसर लागू आकर की देश के निवासी, यानी हमनी जनतागण लगे दादा, हमनी आंसर हवती। अगला क्वेश्चन है सर, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, बहुत अधिक स्थानों पर याद रखिएगा कम लोग, और कम स्थानों पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग निवास करते हैं। ऐसे स्थान का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आखिर किसने दिया था? खतरनाक क्वेश्चन मेरे भाई। बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं, ये स्टेटमेंट देने वाला था हमारा जॉब क्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर सर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए सर, बात करते हैं अगला कि इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों विरल नहीं, आपसे पूछा गया सघन। सघन का मतलब मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि कम एरिया में ज्यादा लोग निवास करते हैं। तो कम एरिया में ज्यादा लोग निवास कहां पे करते हैं? नदी घाटी क्षेत्र में, इनमें से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इसका अगर मैं सबसे ज्यादा लोग जो निवास करते हैं ना उस स्थान को हम लोग मैदानी भाग कहते हैं, जहां पे आप रहे हैं, आप रह रहे हैं, हम रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे मैदानी इलाका। लेकिन इनमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? खतरनाक क्वेश्चन। इनमें से आपको बताना है कि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक्चुअली मेरा सब कुछ चाहिए, जीने के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन है? तो हमारा जलवायु। याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, क्या हो जाएगी? जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगा क्या आप ऐसा जगह में रहना पसंद करेंगे जहां पे पहाड़ी इलाका हो, क्या आप ऐसा जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां की मिट्टी धूल भरी हो, क्या आप ऐसा जगह में रहना पसंद करेंगे जहां की मिट्टी में उर्वरता ना हो, तो बोलेंगे नहीं सर, हम वैसा जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां की मिट्टी पूरी उपजाऊ हो। क्या हो मेरे भाई? उपजाऊ हो, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला कि जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो याद रखना है जन्म दर और हमारा मृत्यु दर यानी दोनों हमारा जो हाई होती है ना वो हमारा होता है प्रथम अवस्था में। किसमें होता है मेरे शेर सरनियों? प्रथम अवस्था में। गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि विकसित राष्ट्रीय समानता जनसांख्यिकी संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। यह आपसे पूछा गया कि आखिर किस अवस्था में होता है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा चतुर्थ अवस्था में। क्या पूछा गया मेरे भाई? विकसित कौन सा देश? अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब क्या है मेरे भाई? इटली, ये सब क्या है? विकसित देश है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा कौन? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं? यानी 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ऐसे जनसंख्या को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, इनमें से कौन गुणवत्ता परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? बताएं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 30 नंबर है आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर वृद्धि। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? वृद्धि और विकास दोनों हो गया हमारा गुणवत्ता परिवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? भाई याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक देश का नाम बताना है जिनमें जीवन में याद रखिएगा प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। मतलब सब लोग मेरे दोस्तों खुशहाल है, सब लोग एजुकेशन है, सब लोग टेक्नोलॉजी में लगे हुए हैं। वैसे देश को हम लोग जापान कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? आराकावा नदी। कौन सा नदी? आराकावा नदी। ओके, आइए, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया है? क्वेश्चन नंबर हमारे जो 15 है, याद रखना है, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है मेरे भाई? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारा जेनेवा में है, इसको भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे शेर सरनियों? जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर कि इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च है? मानव विकास सूचकांक यानी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखना है। मानव विकास सूचकांक जो है मेरे दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका जो हमारा संस्थापक है डॉक्टर महबूबुल हक, जो पाकिस्तान के निवासी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत का जो आपसे मानव विकास सूचकांक जो है भारत से उच्च है, इसमें से आपको बताना है कि भारत से कौन कौन सा देश जो है उच्च है, तो बताएंगे मेरे दोस्तों श्रीलंका। याद रखना है मेरे दोस्तों, ये किससे देखा जाता है पता है मेरे शेरों सरनियों? देश के शिक्षा, देश के आर्थिक स्थिति, देश के सामाजिक स्थिति, सारी चीज को एक तरफ रख कर मेरे दोस्तों ये तैयार किए जाते हैं कि कौन सा देश पर सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि हुई है। सोचिए, श्रीलंका भी कुछ दिन पहले मर रहे थे मेरे दोस्तों, तड़प रहे थे लोग भूखमरी के कारण, और आज हमारा देश, याद रखें मेरे दोस्तों, श्रीलंका से भी क्या है? नीचा है भाई, टेक्नोलॉजी में, विकास में, सारे चीजों में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग को लाल कॉलर के नाम से जानते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, लाल कॉलर का नाम से किसे हम लोग जानते हैं भाई? तो लाल कॉलर नाम से हम लोग बोलते हैं सर, याद रखना है, प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं सर? खनन करना, लकड़ी काटना, पशुपालन, पशुचारण, कृषि करना, खेती करना, ये सब सारी चीजें आती है किसमें? तो बताएंगे मेरे शेर सरनियों किसमें? तो हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप है। मैं एक बात फिर से कह रहा हूं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, ये तीनों क्रियाकलाप को एकदम आंखें बंद करके याद रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भर भर के क्वेश्चन आएगी, तीनों को अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है ना। चलिए गुरुजी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे है, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूंगा इनमें से मनुष्य का सबसे प्राचीनतम क्या है भाई? तो आखेट करना। आखेट करना का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि शिकार करना और उसके भोजन के रूप में इस्तेमाल करना, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगी। बाकी जो आपका याद रखना मेरे भाई, बाकी जो आपका और 6 सेट बचा हुआ है, ठीक है ना। टोटल कितना सेट है? टोटल 7 सेट है, जिसमें से एक सेट मेरा कंप्लीट अभी होने वाला है। बाकी जो 6 सेट है, इन सारे 6 सेट को अगर आप लोग सही तरीके से देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। यकीन मानिए
ये 7 सेट को करने के बाद आप लोगों के अंदर में दिल का जो दौरा है ना मेरे दोस्तों, वो आपके धीरे हो जाएगी। यानी मेरे दोस्तों आपका जो इतना भी डर है ना, वो सारा डर खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऑब्जेक्टिव से कई गुना हमारा सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसमें लिखना होता है, ठीक है ना। जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है? जर्मनी की बात क्या है तो मेरे दोस्तों याद रखिए, जर्मनी की बात करें तो हमारा हो जाएगा सभी नियतिवाद, प्राकृतिकवाद, निश्चयवाद। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि अर्धकुंड के लेखक कौन है। देखिए किताब, देखिए भाई ये आपका किताब दिया गया मेरे शेर सरनियों, अर्धकुंड के लेखक आखिर आपसे पूछा गया कौन है, तो बताएं कार्ल रिटर। कौन हो जाएगी? कार्ल रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? जो संभववाद शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किए गए थे? संभववाद का अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया था वो फेवरे के द्वारा। किसके द्वारा मेरे शेर सरनियों? याद रखिएगा फेवरे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक सिद्धांत देने वाला हमारा था कौन? चार्ल्स डार्विन। कौन था मेरे शेर सरनियों? चार्ल्स डार्विन। हम उम्मीद करते हैं मेरे दोस्तों कि आप लोग जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं और आप अपना माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेंगे, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों यही हमारा रिजल्ट है, जो रिजल्ट का टुकड़ा है, जो हमारे घर के शान है, आन है, बान है, और यही हमारा रिजल्ट का टुकड़ा है। याद रखना है, जो हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है मेरे दोस्तों। इसलिए पढ़ाई पे समय को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखिए, क्योंकि ये समय अगर आपके लाइफ में एक बार अगर चला जाए तो दोबारा फिर रिटर्न आने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपना समय को अपना व्यस्त रखिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि यही बंदा के साथ आप जिस बंदा के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, स्मोच कर रहे हैं, जिस मोबाइल के साथ आप चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपना समय को जहां भी गवा रहे हैं ना, वही आपका बंदा पूछेगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपसे पूछेगा आपका मार्क्स कितना है। आप कहेंगे मेरा 64% है, वो कहेंगे कि पूरा साल भर क्या कर रहे थे, आवारागर्दी। जिसके साथ आप घूम रहे हैं ना, वही आपसे सवाल करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करना है और चुपचाप से सर झुकाकर स्टडी करना है, क्योंकि किताबों में झुका हुआ सर हमेशा बुलंद होती है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना। आइए सर, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, संभववादी विचारधारा का चैंपियन आखिर किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन में आप तक कितना बार आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो बात करते हैं सर, याद रखेगा डिला ब्लास, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? ये जो पर्यावरण निश्चयवाद जो विचारधारा है, ये कौन से विद्वान के द्वारा किए गए थे, है ना? तो बताएंगे सर हमारा वेर्नियस के द्वारा किया गया था। और एक बाबू रे एक बात याद रखिएगा, वेर्नियस के बारे में एक खतरनाक किताब लिखा है भाई, उस खतरनाक किताब का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए, जियोग्राफिया नेचुरलिस्ट के लेखक कौन है भाई? जियोग्राफिया नेचुरलिस्ट के लेखक आखिर कौन है? तो बताएंगे सर हमारा वेर्नियस। यही क्वेश्चन में बोल रहा था, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एकदम अपने दिल के दरवाजे में, एकदम तिजोरी में बंद करके रखना है, कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन के आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर दौड़ाएं, भूगोल का पिता नहीं कहा गया, आपसे पूछा गया आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा गया, तो हमारा कार्ल रिटर। याद रखना है, हमारा कार्ल रिटर होगा। अगर भूगोल का पिता कहा जाता तो एरोस्थेनीज, ठीक है ना, ख्याल रखिएगा, गलती ना करिए दादा। हम आशा कर रहे हो रे कि तुम्हें इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ जाइए, तो माँ बाप कहते रे कि हम एक शेर पाल लियो, हम एक शेरनी पाल लियो रे, जे आज इतना अच्छा जगह में पहुंच गलो कि हमारे घर के नाम रोशन कर दिलो। तो नहीं चाहे रे भाई हमारे बहन कि हमारे माँ बाप का नाम रोशन करते हो, हम करबो चाहे कि ना, बताओ, है ना। पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश के निवासी थे? एलन सैंपल जो थे वो आखिर कौन से देश के निवासी थे? तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका का। किसका? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, कि लेखक कौन है? तो इसका लेखक हमारा एरिस्टोस्थेनीज होगा। कौन होगा मेरे शेरनियों? इसका राइट आंसर होगा हमारा एरिस्टोस्थेनीज। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? पूरे विश्व का कितना परसेंट भाग की जनसंख्या, याद रखिएगा, हमारा भारत लेती है, वो होगा 17.5%। याद रखना भाई, किसका भाई? जनसंख्या का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल का, तो बताएंगे सर 2.42%। कितना भाई क्षेत्रफल? अगर आपसे पूछा जाए
ठीक है, तो आपको बताना है क्या 2.42%। और एक बात याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, क्रैश कोर्स का हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मेरे दोस्तों एनी हाउ आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जबरदस्त तरीके से सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए जो भी ज्वाइन किए हैं वो हर दिन टेस्ट लगाइए। मैं रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है ना। चलिए सर, अगला है सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। सबसे पहले 7 को महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। सबसे कम जनसंख्या, जैसी बात आई मन में हटाहट ख्याल आना चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, जो सबसे छोटा भी एक तरह का देखा जाए तो। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आपसे पूछा गया अफ्रीका, एशिया में पूछा जाता तो हमारा चीन हो जाती, ठीक है ना प्यारे। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना है, आपसे पूछा गया किसका, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से वो हमारा नाइजीरिया होगा। क्या होगा, नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। आपसे पूछा गया विषम जलवायु, विषम मतलब होता है ना कि आज बारिश तो कल गर्मी, इस तरह से। तो बताएंगे सर हमारा विषुवत क्षेत्र, क्या हो जाएगी, विषुवतीय क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगी। जानकारी संक्रमण किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट करती है, द्वितीय अवस्था में। कौन सा अवस्था में मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर हमारा इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था में, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, मैं आप लोगों को सेट 2 से लेकर सेट 7 तक आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया भाई। जब मैं ये क्वेश्चन का आंसर बताए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर जलवायु नहीं होगा। मेरे दोस्त याद रखिएगा, आपने ऑब्जेक्टिव को रट्टा लगाया है और मैंने थ्योरी पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने कहा था कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे महत्वपूर्ण कारक वो हमारा जलवायु है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। 34, तो बताएंगे सर याद रखिएगा शीतोष्ण, क्या हो जाएगी, शीतोष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानकी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से करना है भाई, ठीक है ना। तो बताएंगे दोस्तों याद रखना है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हो, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था। यानी जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है आखिर सबसे पहले ये किसके द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा थॉमसन। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है। कुल क्षेत्रफल टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी मेरे भाई सॉरी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, तो बताएंगे सर डेंसिटी। याद रखना भाई, घनत्व। ऑप्शन नंबर हमारा जनसंख्या घनत्व को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। आयु लिंग पिरामिड से, तो बताएंगे सर याद रखना इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, याद रखना है आयु संरचना और लिंग संगठन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है। बायां भाग की तुलना में दायां भाग में चौड़ाई अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है, तो पुरुष की जनसंख्या अधिक होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि पुरुषों की जनसंख्या क्या होती है मेरे शेर सरनियों, अधिक होता है ना दादा। हम आशा करबो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही कि ना नहीं बुझल पा रही, तोहनी के जैसन लगतो ना दादा वीडियो देखल बाद तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिया। हम तोहनी के कमेंट करना काफी वेट कर रही हो, ताकि हमारे कमेंट से हमनी के ताकत मिलतो भाई, ठीक है ना दादा। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों कम का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। स्थिर जनसंख्या, जितना मरा हुआ है उतना पैदा भी हुई है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जनसंख्या स्थिर होना। तो मेरे दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि सर सेट 2 भी होना चाहिए तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोले, मैं सेट 2 भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।